राम राम भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई। और सबसे पहले है कि जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपको काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जो भी लोग नए आए हो चैनल का, आपका काम है शेयर सब्सक्राइब करना और अपने मित्र के साथ, जो भी मित्र हो, मेल मित्र हो, फीमेल मित्र हो, जिनके साथ शेयर करना है शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। जो आज का वीडियो है, सबसे पहले तो हम मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करेंगे। ये आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा, ये आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है उसमें हेल्प करेगा। थोड़ा सा टर्मोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको कल मैंने कंटीजेंट रिस्क बफर बताया, उसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये आप पार्ट 1 समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम इसमें 2 पार्ट्स में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट 1 देखते हैं कितना देर का बनता है, बट मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट तक बने, क्योंकि अभी एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू है, तो उसमें भी बच्चों को हेल्प हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा दुविधा है, क्या एसबीआई क्लर्क रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी रीजन दिया कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट लेट होने का मुझे जो ऐसा फील हो रहा है, 2 रीजन है। पहला रीजन है कि अभी आरआरबी असिस्टेंट, आरआरबी पीओ का ज्वाइनिंग अभी बहुत सारे स्टेट्स में नहीं हुआ है, तो वहां पे फायदा होगा, वो उसका रीजन अलग है। वो थोड़ा सा इलॉजिकल है, बट मैं कभी और बता दूंगा। बट दूसरा रीजन ये है कि अगर आप देखोगे एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पेपर हुआ है, पिछले ईयर के कंपेरिजन में इस बार का पेपर ना मॉडरेट हुआ है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट वाला सीन अलग है, वो जीएस शिफ्ट उसका टफ था, बट अगर ओवरऑल निकाला जाए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का, तो उसमें ना पिछले ईयर से ये मॉडरेट सेट रहा। हाँ, मैथ कंपेरेटिवली इजी था, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के मामले में मैथ कंपेरेटिवली इजी था। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार कटअप, इस बार जो जाएगा ना वो पिछले ईयर से कम जाएगा। इस बार मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाली चीज है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं बाय मंथली पॉलिसी, ठीक है। बाय मंथली पॉलिसी मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में ये 6 बार आता है, बट मिनिमम बोलते हैं कि 4 बार आता है, बट ये मैक्सिमम 6 बार या उससे भी ज्यादा जा सकता है, क्योंकि एवरी 2 मंथ्स पे आता है। जैसे कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर को अप्रैल से मार्च तक चलता है, ठीक है, अप्रैल में आता है तो अप्रैल मई में चलता है, फिर जून में आएगा। जैसे कि इस ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का पहला मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी आ चुका है अप्रैल में। अब जो आएगा आप देख रहे हो ना, जून में 5 से लेके 10 जून के बीच में आपको सेकेंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2025-26 के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 बार आता है पूरे साल में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम कितना बार आता है, आपको आंसर करना है 4 बार, ठीक है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में बात करेंगे तो 6 बार। अगर सिचुएशन क्रिटिकल हुआ, जैसे कोविड आया था, तो उस टाइम में 7 बार हुआ था, ठीक है, तो वो बढ़ भी सकता है, ये याद रखिएगा। अब इसी के द्वारा कौन मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? तो इसी में है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये बनाता है। अब ये कौन बनाया था मॉनेटरी पॉलिसी को? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा बनाया जाता है। तो इसको कौन बनाया था? तो ये 2016 में बना था हमारे उर्जित पटेल कमेटी जी के द्वारा, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब आया था, 2016 में। किस कमेटी के तहत बना था? उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा, ठीक है। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर। 6 मेंबर में 3 फ्रॉम आरबीआई और 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी 1-1.5 महीना पहले मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े थे, तो ये तीनों नाम चेंज हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए 3 फ्रॉम आरबीआई जो है, 3 फ्रॉम आरबीआई कौन कौन है? ये है हमारे संजय मल्होत्रा जी, 26th गवर्नर है, ठीक है। अभी राइट नाउ 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई है। किसको ये रिप्लेस करके बने हैं? मतलब रिटायर कौन से होंगे जिनकी कार्यकाल खत्म हो गए थे? शक्तिकांत दास जी की, उसके जगह पर ये संजय मल्होत्रा जी बने। दूसरा हमारे पूनम गुप्ता जी, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? डॉक्टर माइकल डी पत्रा जी को, ठीक है। ये कौन है? डिप्टी गवर्नर, ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है पूनम गुप्ता जी, रिसेंटली डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बने हैं पूनम गुप्ता जी, गॉट इट। तीसरा है डॉक्टर राजीव रंजन जी, ठीक है। ये ईडी है, ये कोई गवर्नर नहीं है। डॉक्टर राजीव रंजन जी आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 फ्रॉम आरबीआई से हो गया। अब 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये टोटली न्यू है। प्रोफेसर राम सिंह, यहाँ पे प्रोफेसर लगा लीजिएगा, प्रोफेसर राम सिंह जी बने हैं। सौगता भट्टाचार्य जी, ये बनी है।
डॉक्टर नागेश कुमार। देखिए मैं रिस्पेक्ट से डॉक्टर क्यों बोल रहा हूँ, जी क्यों लगा, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, हर एक नाम के आगे या तो आगे मिस्टर लगा लीजिए, या अगर डॉक्टर से नाम है उसका डॉक्टर लगाना है तो डॉक्टर लगा दीजिए, नहीं तो जी लगा दीजिए। जैसे राम सिंह जी या सौगता भट्टाचार्य मैम, या आपको नागेश कुमार सर लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया, ये नाम याद रखना मेरे भाई। जो भी एसबीआई पीओ के इंटरव्यू दे रहे हो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या बनता है। हो सकता है कि अगर आप आरबी ग्रेड बी के पेपर दे रहे हो उसमें क्वेश्चंस पूछ ले, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके 4 पॉइंट है, वैसे तो लिखने के लिए 2 पॉइंट में लिख देता, बट मैं आपको थोड़ा सा इसको इनहांस वर्जन में बता रहा हूं। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पाल कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मेन यही 2 चीज है, ठीक है, मेन यही चीज 2 है, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तीसरा है इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फोर्थ है रेगुलेटिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब ये चीज समझ गए, फिर से समझिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का क्या है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड है इंक्रीजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फोर्थ है रेगुलेटिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं कि कैसे होता है ये, मतलब जैसे इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसलिए मैंने बोला कि 2 पार्ट्स में बनेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये समझा के जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से नोट्स बनाते चलिएगा, ये अपडेटेड वाला है, कोई पुराना आइटम नहीं है ये, ठीक है। जो नाम्स वगैरह बताएं ये पुराना नहीं है, ये सारे नहीं है। अब देखिए, जो से इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एक लाइन में बोले तो ये क्या करते हैं, लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अरे यार, ब्लैक पेन से यूज कर लेते, क्या दिक्कत है। ओह, अब ये जैसे लोन डिस्ट्रीब्यूशन है, लोन डिस्ट्रीब्यूट, इसमें लोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी, यही चीज समझाऊंगा अभी आपको कि फ्लो ऑफ मनी होता है क्या। अब ये जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, तो ये एग्रीकल्चर में दे सकता है, आप बहुत सारे हाउसिंग में सेक्टर में दे सकता है लोन, बैंकिंग को दे सकता है, बहुत सारे सेक्टर में किसी में ये लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। एमएसएमई में दे सकता है, स्टार्टअप्स में फ्लो ऑफ मनी हो सकता है, ठीक है। तो ये लोन बांटने का एक तरीका है जिसको हमको बोलते हैं फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी मतलब होता है कि मार्केट में पैसा जाए। अब क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन है। अब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो गया, मींस कि पैसा मार्केट में ज्यादा हो गया। सबसे पहले बात कंडीशन फर्स्ट की करेंगे कि फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो गया, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो गया, कंडीशन फर्स्ट। अब इसमें होगा क्या, अब देखिए एक चित्र बनाता हूं, आप समझिएगा। फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी ये ज्यादा हो गया, मतलब ये वाला साइन ज्यादा हो गया, ठीक है, समझिएगा। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, ये तीर का भी रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझिएगा। ये एरो जो होता है ना, कभी कभी लोग उड़ता तीर पीछे से ले लेता है, जैसे आजकल हमारे लाइव में आके लेते हैं बहुत लोग, कभी कभी ना मेरे से पंगा भी लेने आते हैं लोग, ठीक है। फॉल ऑफ मनी, तो अभी ये स्टडी के तरफ पे ये सीधा है, फॉल ऑफ मनी मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब पैसा आपके पास आएगा, पब्लिक के पास आएगा, तो ये क्या करेगा, डिमांड्स को बढ़ाएगा, तो यहाँ डिमांड्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, डिमांड्स बढ़े। उसके बाद क्या होगा, डिमांड्स बढ़ेगा, सप्लाई, मान लो कि जो सामान है मार्केट में, जो उपलब्ध सामान है, मान लो कोई आइटम्स है, मान लो कि मिठाई है, पैसा आपके पास आ चुका है, डिमांड्स बढ़ चुका है। मान लो कि पहले से मिठाई उतने था, 5 केजी था पहले भी, मान लो अचानक से पैसा आ गया 5 केजी, तो मिठाई पहले से ही है, तो डिमांड बढ़ गया, सप्लाई घट गया, सप्लाई तो बढ़ा नहीं, तो ये क्या हो गया, सप्लाई डिक्रीज हो गया। अब क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ेगा। इस डायग्राम को देखिए, क्या हुआ, 3 चीज बढ़ रहा है, 1 चीज घट रहा है, मतलब
पैसा मार्केट में ज्यादा आने से क्या होता है आपको कि डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई घट जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। तीन चीजें बढ़ रहा है, एक चीजें घट रहा है। पैसा मार्केट में आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही हो जाता है आपका इन्फ्लेशन। समझे मेरे भाई, ये हो गया इन्फ्लेशन। प्राइस का बढ़ गया, बूस्टअप हो गया, स्काई रॉकेट हो गया, तो ये हो गया आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन बताता हूं इसी का। अब इसी का उल्टा होगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अगर मार्केट में पैसा ना आए, पैसा घट जाए, फ्लो ऑफ मनी घट जाए, ठीक है, फ्लो ऑफ मनी कम हो, मार्केट में पैसा हो नहीं, कैश क्रंच हो जाए। अभी कैश क्रंच हो रहा है ना, आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्यों रेपो रेट को कट कर रहा है, क्यों सीआरआर को घटा रहा है, यही चीज के लिए कि फ्लो ऑफ मनी मार्केट में बना रहे, क्योंकि कैश क्रंच हो चुकी है, हमारे बैंकिंग के पास जो पैसा है ना वो कम पड़ रहे हैं, मार्केट में पैसा कम है। उसी फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए आपको रेपो रेट को घटाया गया था। तो इसका फ्लो ऑफ मनी पढ़िएगा डायग्राम को, फ्लो मनी ये घट गया, ये घट गया तो क्या होगा, तो डिमांड भी तो घट जाएगा। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो डिमांड की कोई पूछ होगी। जो वस्तु है, जो आपने सामान रखा हुआ है दुकान में, 5 केजी मिठाई पड़ा हुआ, आपके पास पैसा नहीं है, वो मिठाई में तो मक्खी लग जाएगा ना, कोई खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि जो सामान दुकान वाला रखा हुआ वो तो सस्ता में बेचेगा नहीं, क्योंकि उसका लॉस हो जाएगा। तो ये डिमांड घटेगा, डिमांड घटा, अब क्या होगा, सप्लाई क्या होगा बताओ, सप्लाई बढ़ेगा, मतलब सामान बढ़ जाएगा ना। मान लो सामान तो नहीं रह गया, खर्च तो हुआ नहीं, कोई खरीदा नहीं, तो सप्लाई तो वैसे ही वैसे रह गया, तो सप्लाई बढ़ गया। प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइस घटेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस में चलना स्टार्ट हो जाएगा, मींस डिफ्लेशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, यही डायग्राम आप पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट में, रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, तो यही चीज है भाई, सीआरआर को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, तो यही चीज है। यही चारों डायग्राम उस चारों चीजों में यूज होगा, कैश रिजर्व रेशियो में, रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में। तो इस चीज को समझिए, ठीक है। ये चीज है बहुत बढ़िया तगड़ा चीज, मैंने आपको डायग्राम से बताया, आप भी समझा सकते हो भाई, किसी को इतना टफ नहीं है। और देखो, बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपको पढ़ना है कहीं से तो आप पढ़ लेना अभिजीत मिश्रा सर से, बहुत बढ़िया टीचर, बहुत बढ़िया टीचर। तो ये आपको बताया, मैं आपको और कुछ बताता हूं जो अगले पार्ट में, उसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इधर है। और कैसा लगा भाई ये भी बताना मेरे भाई। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, बट घबराना नहीं। बट एसबीआई क्लर्क इस बार बहुत लोगों को खुश करने वाला, इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, मजा आ जाएगा। अभी जो अगले क्लास में पढ़ाऊंगा ना वो एनडीटीएल पढ़ाऊंगा आपको, आज ही पढ़ा देता हूं, बट अगले क्लास में मैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का बताऊंगा। डायरेक्ट टूल क्या होता है, इनडायरेक्ट टूल, बट एनडीटीएल आप समझो, बहुत लोगों को दिक्कत होता है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, भाई यही चीज तो है। डिमांड मतलब डिमांड डिपॉजिट, डीडी। ये क्या है आपको, ये टर्म डिपॉजिट है भाई, टर्म डिपॉजिट, डिपॉजिट। ये हो गया आपका रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, भाई यही तो है। ये डिमांड डिपॉजिट क्या किया, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अभी होता क्या, व्हाट इज एनडीटीएल, एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है। ये होता है कि आप समझिएगा, वन डे में, वन बैंक में, मतलब वन डे में, वन बैंकिंग आवर में जितना पैसा बैंक के पास जमा होता है, ठीक है, वो एक दिन में, एक बैंकिंग आवर में जितना पैसा बैंक के पास जमा होता है और उसमें से जितना पैसा विड्रॉल हो जाता है, उसके बाद जो रिमेनिंग बैंक के पास पैसा बचता है वही बैंक का एनडीटीएल होता है। ये एनडीटीएल क्यों बता रहा हूं पता हूं, जब आप रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे, सीआरआर पढ़ेंगे, तो वहीं पे वो डिफिनेशन में आएगा कि ये अपने एनडीटीएल का इतना परसेंट आरबीआई के पास रखता है, ये अपने एनडीटीएल का इतना पैसा उसके पास रखता है। तो वही चीज बता लो, एनडीटीएल क्या है समझिए। एनडीटीएल एक दिन में, एक बैंकिंग आवर में जितना बैंक के पास पैसा जमा होता है, उसके बाद जितना पैसा विड्रॉल में निकल जाता है, विड्रॉल हो गया, लोन के रूप में हो गया, बांट दिए, उसके बाद
जो बैंक के पास पैसा बचा, जो बैंक के पास पैसा बचा, उस दिन उस बैंक का वो एनडीटीएल हो गया। लाइक मैं एक और एग्जांपल देता हूं, समझिएगा, ठीक है। 100% मान लीजिए बैंक के पास ये डिपॉजिट हुआ, ठीक है, एक दिन में। इसमें से 10%, 20% कोई निकाल लिया, 20 रुपया कोई निकाल लिया, ठीक है। बैंक में आके बोला कि सर मुझे जरूरत है, 20 रुपया निकाल लिया, ठीक है। और 20 रुपया इसने लोन के रूप में बांट दिया, किसी को दे दिया, ठीक है, 40 रुपया हो गया। मान लीजिए कहीं और खर्च कर दिया 10 रुपया, तो 50 रुपया खर्च किया। अब इस बैंक के पास शाम होते होते 5 बजे तक अब बैंक के पास 50 रुपया बचा। यही 50 रुपया बैंक का क्या हो गया, एनडीटीएल हो गया, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? इसके आगे हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्ट टूल पढ़ेंगे। डायरेक्ट टूल में आपको पता है सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, रिफाइनेंस फैसिलिटी आता है। इनडायरेक्ट टूल में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड आपका एमएसए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सारी चीज पढ़ेंगे। तो अगर इस वीडियो पे आप प्यार दिखाओगे तो नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊंगा, मजेदार आएगा, ठीक है। कमेंट करना कैसा लगा, फायर लगा या बुझा बुझा सा लगा, क्या आपको आज मॉनेटरी पॉलिसी में कितना हद तक समझ आया, ठीक है, तो मुझे बताना। पसंद आए तो लाइक करना भाई, और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई।